Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we are going to discuss about the detailed solution of RIMC December 2021 examination question paper. And in this video, जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 बेटा. Each question carries 10 marks. इससे पहले हम पार्ट ए डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा एक वीडियो में आया था. क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हमने फर्दर दूसरी वीडियो बनाई थी. एंड दिस इज अ थर्ड वीडियो जो हम आज बना रहे हैं या फिर जो आप देख रहे हो. और उस वीडियो में बेटा इसमें क्या है कि जो भी क्वेश्चन होगा वो 10 मार्क्स का होगा. ठीक है, पार्ट बी में. क्लियर है? तो नाउ फोकस. नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 सेज द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट अ टोटल नंबर ऑफ 1800 टीचर्स. टोटल नंबर कितना दिया? 1800 टीचर्स. इफ 2/9 ऑफ द टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज फीमेल. अगर बेटा 2/9 ऑफ द टीचर हु टीच फिजिक्स, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, उसके 2/9 टीचर अगर फीमेल है, कहने का मतलब कि जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, जितने भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, उसके 2/9 जो है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, अगर वो फीमेल है, then the male physics teacher is approximately, तो हम यहाँ फीमेल निकल जाएगा तो मेल निकाल देंगे. then what percent of total number of teacher who teach chemistry. और आपको ये पाई चार्ट में डेटा दे रखा है, इतना परसेंट होंगे सब. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. कैसे करेंगे? बहुत इजी है क्वेश्चन. देखिए, सबसे पहले we need to write like this. tell me total teacher is how much. बेटा total number of teachers आपको दिया गया 1800, isn't it? 1800 दिया गया. मुझे बताइए नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स. नंबर ऑफ, या अगर मैं यहाँ पे लिखूं टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, बेटा टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स. अगर आप ध्यान से देखो वो 17% दे रखा. 17% ऑफ टोटल ही तो होगा भाई. 1800 का 17% फिजिक्स पढ़ाते हैं ना. तो बेटा 17/100 इंटू 1800, इससे ये गया. 18 इंटू 17 इज हाउ मच? 18 इंटू 17 विल बी 306. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ टीचर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो 306 है. तो नंबर ऑफ फीमेल टीचर हु टीच फिजिक्स या हु टीचेस फिजिक्स, जो फिजिक्स पढ़ाती है वो कितनी है? 2/9 थे. किसका 2/9 होगी बेटा? भाई जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उसी का तो 2/9 होगा ना. 1800 का नहीं हो सकता. 1800 तो टोटल है. इससे कैंसिल कीजिए. 9 3 जा 27, 9 4 जा 36. ये कितना आ जाएगा? 68. तो नंबर ऑफ फीमेल टीचर हु टीच फिजिक्स, भाई टोटल नंबर इतने थे. एक बार सोचिए कि टोटल तो 306 है टोटल फिजिक्स के टीचर, उसमें से फीमेल जो है वो 68 है. तो बेटा जो बचे हुए होंगे वो मेल ही तो होंगे, है ना. तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं? कितना करेंगे? 306 माइनस 68. ऑब्वियस सी बात है. कितना आएगा? 238. 238 कौन है? मेल टीचर. तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मेल टीचर हु टीच फिजिक्स इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू बेटा 306. टोटल में से फीमेल को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 238. तो हमको मिल गया कि 238 टीचर जो हैं वो मेल हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं. जो क्या करते हैं बेटा? फिजिक्स पढ़ाते हैं. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा. देखो, अब हमको किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसने? देखो, हमने निकाल दिया नंबर ऑफ मेल फिजिक्स टीचर निकाल दिया. is approximately what percent of total number of teacher who teach chemistry. बेटा total number of teacher who teach chemistry.
कितना होगा, केमिस्ट्री वाले कितने हैं 23%, तो 23% ऑफ टोटल ही तो होगा 1800 का। तो 23 अपॉन 100 इंटू 1800, दिस विल बी गोइंग टू इक्वल टू हाउ मच बेटा, 23 इंटू 18 इज हाउ मच, इट विल बी 414। तो 414 ऐसे लोग हैं, टीचर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। क्लियर है? तो कह रहा है ना कि व्हाट परसेंट, कितना परसेंट होगा बेटा किसका, तो लेट इट बी x%, है ना। तो जो आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज चाहिए होगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, बेटा एक बात सोचिए, आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ मेल फिजिक्स टीचर, नंबर ऑफ मेल फिजिक्स टीचर कितने, दैट इज 238, आपने अभी निकाल रखा है यहाँ पर। क्लियर है? नंबर ऑफ मेल फिजिक्स टीचर 238 इज व्हाट परसेंट, कितना परसेंट होगा, तो बेटा बेस में क्या आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल रहे हैं, किसके, केमिस्ट्री के टीचर के रिस्पेक्ट में, तो केमिस्ट्री के टीचर कितने 414, और क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, लाइक दिस। बेटा इसको हम जब कैंसिल करेंगे, अप्रोक्सीमेशन पे बोला है, वैसे इसका आंसर आना चाहिए, अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो इसका आंसर आएगा 57.48। बेटा पॉइंट में अगर मैं बताऊं तो ये 57.48 आंसर आ रहा है, 57.48%, बट आपसे अप्रोक्सीमेशन में बोला तो इट विल बी 57%। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो होगा वो कितना होगा बेटा, 57%। इज इट क्लियर? ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो आप लिखोगे देयरफॉर, ये हमको लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए जी, हमको लिखना चाहिए देयरफॉर द नंबर ऑफ मेल फिजिक्स टीचर approximately 57% of the total number of teacher who teach chemistry. Is it all right? So this is the answer of this question. इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को करना था, क्योंकि बहुत इजी था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा बेटा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अदरवाइज थोड़ा सा टिपिकल आपको हो सकता था ये क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट question is this, question number 22. Question is 22. Now just see. अब देखिए इस क्वेश्चन पे क्या है बेटा, अ मैन borrowed a certain sum of money and paid it back in 2 years, in 2 installment of rupees 3000 and 2362.5. If the rate of compound interest was 5%, compound interest स्पेसिफिक कर दिया और उसका रेट भी दे दिया आपको, पेबल एनुअली, एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना लग रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5% एनुअली। व्हाट सम डिड ही बोरो, उसने कितना सम लिया होगा, व्हाट सम डिड ही बोरो। ओके, it has to be borrow here, right? What sum did he borrow? कितना सम उसने बोरो किया होगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इतना दे रखा है, इट विल बी 5/100, दैट शुड बी इज इक्वल टू 1/20। सो अमाउंट for the first year I am talking about, for the first year, right? So the first year it will be amount is equal to 3000. All right, for first year it is how much, amount is this, लिखा है ना वहां पे कि certain sum of money borrow किया गया and paid it back in 2 year in 2 installment। तो पहले में 3000 दिया, दूसरे में इतना दिया, तो पहले में जो दिया इतना दिया, ठीक है।
और दूसरे में आपको ये दिया। तो आप एक सोचिए एक चीज, अगर बेटा मुझे फर्स्ट ईयर का निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n टाइम होता है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे, क्योंकि n जो है वो 1 ईयर के लिए है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली बोला, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट ईयर n इज इक्वल टू 1। क्लियर है? सो फॉर n इज इक्वल टू 1 इट मीन्स a इज इक्वल टू p 1 + r is how much? r is how much? 5/100 की पावर 1। तो यहां से एक प्रिंसिपल मिलेगा हमको। क्लियर है? तो देखिए अमाउंट 3000 है बेटा, इज इक्वल टू दिस 105/100, या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 5 1 जा 5 2 जा 21/20 भी लिख सकते हो। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 21/20। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P इज इक्वल टू 3000 इंटू 20/21। तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 20/21 करेंगे तो 2857.14। क्लियर? सो ये फर्स्ट ईयर का है। फॉर सेकेंड ईयर अमाउंट ये दे रखा आपको, तो बेटा अमाउंट इज इक्वल टू पी। अगेन अब क्या होगा भाई, 21/20। क्यों? 1 + 5/100 की पावर 1। जैसे यहाँ पे 2362.5 क्या था, ये था। सेकेंड ईयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचिए ना कि अगर हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो टाइम तो बेटा हमको कितना लेना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 2, क्योंकि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली बोला, तो ये तो 2 साल बाद का है, तो 1 साल + 1 साल 2 साल होगा। इसकी वजह से ये हमारा पावर जाएगी 2। ऑलराइट, सो दिस विल बी इज इक्वल टू 2362.5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। आप इसको प्रिंसिपल 2 बोल दीजिए सेकेंड ईयर का, ये प्रिंसिपल 1 फर्स्ट ईयर का। So this will be principal 2 it into 21/20 into 21/20। Now just see क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा, तो P2 इज इक्वल टू 2362.5 इंटू 20 ये हो जाएगा हमारे पास 21/21। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2362.5 इंटू 20 ये हो जाएगा हमारे पास 21/21। ठीक है, मतलब ये हमारे पास आएगा 945000 डिवीजन विद 21/21। और ये हमें देगा कितना बेटा, ये हमारा आंसर आएगा P2 इज इक्वल टू 2142.85। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। तो टोटल आप जो प्रिंसिपल करोगे, नेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू P1 + P2। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल आएगा टोटल इज इक्वल टू P1 + P2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2857.14 प्लस 2142.84। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास कितना। जब हम इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2857.14 को हमको ऐड करना है, तो ये आएगा हमारे पास 4999.99। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो दैट विल बी इज इक्वल टू 50,000। कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, 50,000। ऑलराइट, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था बेटा। आप लोगों के लेवल के हिसाब से दिस क्वेश्चन इज टफ। ओके, आई कैन से दिस क्वेश्चन इज टफ, बट आप इतना तो जरूर कर सकते थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट से दे रखा था, फॉर्मूला हम जरूर लगा सकते थे। ये वाला पार्ट तो कर सकते थे, भले ही आप इसको नहीं समझ पाए, अगर मान लीजिए पेपर में आपको नहीं आ पाया था ये, बट इतना तो हम कर सकते थे, है ना। खैर, तो हमारा आंसर होगा ये कितना, 50,000। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल होगा 50,000। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23।
तो क्वेश्चन नंबर 23, अ सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ इतना। तो बेटा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा, 462 मीटर। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज, अगर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, सीएसए में लिख रहा हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया को, 1/3 है किसके, 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। मान लीजिए कि मैंने कोई सिलेंडर बनाया कुछ इस तरीके से। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ये आउटर बॉडी का होता है, टोटल सरफेस एरिया ये और ये भी काउंट होगा उसमें, दो सर्कुलर पार्ट, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, निकालना क्या है हमको बेटा, वॉल्यूम निकालना है उस सिलेंडर का। क्लियर है। तो एक बात मुझे बस एक इतना सा बताइएगा और सोचिएगा इस बात को बेटा, अगर मैं लिखता हूं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर मैं पूरे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर बॉडी वाला पार्ट जो मैं कह रहा हूँ, प्लस बेटा ये दो भी तो आएंगे, ये दो, तो एरिया ऑफ सर्कल 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, दो सर्कल है ना, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि टोटल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। कहने का मतलब ये है। क्लियर है। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया को यहाँ ऐसे ही रखिए। CSA की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, क्वेश्चन पे गिवन है ये। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पुट कर देंगे 1/3 इंटू टोटल सरफेस एरिया प्लस 2πr²। जब ये पूरी टर्म इधर जाएगी तो टोटल सरफेस एरिया माइनस टोटल सरफेस एरिया अपॉन 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2πr²। क्लियर है। अब यहाँ देखिए एक बार, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि जब है इसका एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम लेंगे तो बेटा एलसीएम लेने के बाद ये कितना हो जाएगा, अपॉन 3 इज इक्वल टू 2πr² है ना। और यहाँ पर कितना है, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 3TSA माइनस TSA। क्लियर है। 3TSA माइनस TSA, बेटा ये अब TSA को आप x ले लीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है। 3 माइनस 1 2, तो 2TSA अपॉन 3 इज इक्वल टू 2πr²। क्लियर है। अब आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए एक बार, आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, इस 2 को इधर डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो 2 इंटू टोटल सरफेस एरिया अपॉन 3 इंटू 2 इज इक्वल टू πr²। बेटा 2 से 2 कैंसिल हुआ तो टोटल सरफेस एरिया आ गया, कितना दे रखा था, 462। देख पा रहे हो टोटल सरफेस एरिया कितना है, 462। तो मैं टोटल सरफेस एरिया की जगह 462 लिख रहा हूँ अपॉन 3 इज इक्वल टू πr²। πr² कितना, 22/7 इंटू r²। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 462 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 22 इज इक्वल टू r²। क्लियर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। क्लियर है। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 7 जा 14। तो बेटा r² की वैल्यू आ गई 7 इंटू 7 विल बी 49। तो r आ जाएगा प्लस माइनस 7, रेडियस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये हो जाएगा 7, या अंडर रूट हो जाएगा ना, implies that r is equal to under root 49, r is equal to 7, कितना आएगा 7 मीटर। तो रेडियस आ गई हमारे पास 7 मीटर की। एक बच्चा बोला सर ये सब ये करने की क्या जरूरत है, TSA CSA। तो बेटा आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो 1/3 होगा टोटल सरफेस एरिया का, तो सीधा 462 यहीं पे कर लो, तो ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर। अब 154 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और ये 462 माइनस 154 यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, बात वही है। ठीक है। मतलब आप इसमें ये भी कर सकते हो, देखो मैं आपको ये दोबारा एक ये स्टेप हुआ, और इसको हटा दूं अगर मैं, तो आप इसमें ये कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। रेडियस आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मैं रेडियस नहीं मिटाता हूँ, सिर्फ इतना देखो। आप ये भी कर सकते थे बेटा कि ना जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया
प्लस 2πr², ये हमको पता है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है 462। कर्व सरफेस एरिया कितना है 1/3 ऑफ टी ऐसे कितना आया 154, अभी निकाला आपने 154 आया। तो ये आया 154 प्लस 2πr²। तो 462 माइनस 154 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू r²। 462 माइनस 154 कितना हुआ 308 इंटू 7/2 इंटू 22। 2 1 जा 2 5 जा 2 4 जा, अगेन वही 22 इंटू 7 विल बी दिस r²। तो बेटा r² इज इक्वल टू 49। तो r इज इक्वल टू √49, r इज इक्वल टू 7 मीटर। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। जिस बच्चे ने ऐसे किया वो बिल्कुल सही है, जिसने ऐसे करा बिल्कुल सही, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। हमारे पास रेडियस आ गई बेटा 7 मीटर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे पास रेडियस आ चुकी है। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिए एक चीज, हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए हमको हाइट भी चाहिए होती है। रेडियस वी गॉट हाउ मच, हाउ मच रेडियस हमको मिल गया भाई। रेडियस ऑफ सिलेंडर हमको मिल गया, कितना आया 7 मीटर। ठीक है, मुझे बताइए कि कर्व सरफेस एरिया 2πRH इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया 462, मतलब कि 154। क्लियर? तो 2πr इंटू बेटा r की वैल्यू 7 है, इंटू h इज इक्वल टू 154। यहाँ से हमको h मिल जाएगा, h क्या मिलेगा 154/2 इंटू 22 इंटू 7/7। इससे ये कैंसिल हुआ, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे 2 बचेगा एक। क्लियर है? तो हाइट आ गई आपके पास 7/2 मीटर आ गई हाइट। when we got the height, clear है? now just see 7/2 is the height, radius is 7 meter, volume of cylinder is equal to how much? Exactly πr²h। तो बेटा पाई की जगह 22/7 इंटू r की जगह कितना आएगा 7 इंटू 7 इंटू h की जगह 7/2। इससे कैंसिल हुआ ये 2 11 जा, इट शुड बी 11 इंटू 7 7 जा 49, और जो ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में आएगा। क्लियर हुआ? तो बेटा 11 इंटू 49 विल बी हाउ मच 539। सो देयरफॉर the volume of the cylinder is equal to 539 मीटर क्यूब। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको करना था। हमारा आंसर होगा 539। क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24. Now just see. A bucket of 15 liter is filled through a tap. A bucket of 15 liter is filled through a tap and the rate of, बेटा रेट दे रखा 1 लीटर पर मिनट। क्लियर है? आफ्टर 5 मिनट रेट दे रखा आपको ये। ठीक है, एट द रेट ऑफ दिस आफ्टर 5 मिनट्स द बकेट डेवलप्स अ क्रैक। 5 मिनट के बाद, बेटा 5 मिनट तक इस रेट से काम चल रहा है। 5 मिनट के बाद क्या होता है, बकेट में क्रैक आ जाता है विद लीकेज रेट, उसका लीकेज रेट कितना है। क्लियर है? फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द बकेट, कितना टाइम लगेगा बकेट को भरने में। भाई ये हमारे पास कोई बकेट है, ये कोई बकेट है। ठीक है बेटा, इस बकेट में टोटल जो पानी आ सकता है वो आ सकता है 15 लीटर। ठीक, तो आपको फिलिंग रेट कितना दिया गया, 1 लीटर भरता है 1 मिनट में। फिलिंग रेट ये है बेटा 1 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 1 लीटर। इट मींस
मुझे बताइए क्या 60 सेकेंड में या फिर आप 1 मिनट, दोनों में से एक ही बात है, कितना भरता है 1 लीटर। सो कितनी देर तक चला, 5 मिनट तक चला। तो सो इन 5 मिनट्स कितना भरेगा ये भाई। 1 मिनट पे अगर 5 लीटर भरता है तो 5 मिनट पे तो 5 लीटर ही भरेगा ना। तो 5 लीटर, सो इन 5 मिनट 5 लीटर टैंक इज फिल्ड। भाई इतना टैंक भर जाता है, या आप यूं कहो कि 5 लीटर में 5 लीटर में टैंक भी फिल्ड। क्लियर है। कितना टैंक भरना है, सो रिमेनिंग टैंक बेटा 5 लीटर भर चुका है 15 लीटर में से, सो रिमेनिंग टैंक टू बी फिल्ड हाउ मच। 15 में से 5 जाएगा, इट शुड बी 10 लीटर। भाई टोटल कितना है 15 लीटर, 5 लीटर उसमें भर चुका है 5 मिनट्स में, तो 10 लीटर बचा, रिमेनिंग कितना भरना है। लीकेज रेट इज इक्वल टू हाउ मच। नाउ सी बेटा, लीकेज रेट इज इक्वल टू लीकेज रेट दे रखा आपको 1 सेकेंड में 10 ml आउट करता है, मतलब बाहर निकालता है। जब क्रैक आ जाता है तो लीकेज मतलब पानी बाहर निकल रहा है लीकेज से, ऑब्वियस सी बात है, फिल तो होगा नहीं। मतलब यहाँ पे क्रैक आ जाता है कुछ टाइम बाद तो लीकेज होने लग गया, तो आउट हो रहा है पानी, राइट। तो मुझे बताइए क्या हम ऐसे कह सकते हैं, इट मीन्स 1 सेकेंड में वन कितना लीटर बेटा, 1/100 लीटर, -1/100 लीटर। माइनस क्यों लगा रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव लगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि लीक होने की वजह से जो जो आपका क्रैक जो डेवलप हुआ, इसकी वजह से पानी बाहर जा रहा है, इसलिए मैं नेगेटिव लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ये तो भरने वाला था, फिलिंग था, ये आपका लीकेज हुआ तो नेगेटिव आएगा। सो कैन आई राइट लाइक दिस। देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सो टोटल फिलिंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी फिलिंग होगी, 1/60। भाई 1 सेकेंड में कितना भर रहा था, 1 बाय, यहां से मैं ये भी तो निकाल सकता हूँ कि 1 सेकेंड में जो फिलिंग रेट था उसका वो कितना था, 1/60 लीटर। ये तो लिख सकते हैं ना हम यहाँ से। बिल्कुल भाई, 60 सेकेंड में 1 लीटर भर रहा है तो 1 सेकेंड में 1/60 लीटर तो भरेगा, ये प्लस का है। और खाली कितना कर रहा है 1 सेकेंड में, 1/100 लीटर। तो बेटा नेट जो आएगा इसका वो क्या होगा, उतना भर रहा होगा। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो वो 600 आना चाहिए एलसीएम। बेटा हमारे पास 600 एलसीएम आएगा, तो 60 टेंजा इट विल बी 6, इट विल बी 4/600, इट विल बी 1/4 1 जा 4 5 जा इतना लीटर। सो वी कैन से लाइक दिस, therefore we can say total filling in 1 सेकेंड। भाई 1 सेकेंड में टोटल फिलिंग कितनी है, 1/150 लीटर की। ओके, सो 1 लीटर भर रहा है 150 सेकेंड में। आप ये भी तो कह सकते हो 1 सेकेंड में जब इतना 1/150 लीटर भर रहा है तो बेटा 1 लीटर कितने में भरेगा, 150 सेकेंड में। कितना भरना है, रिमेनिंग टैंक टू बी फिल्ड 10 लीटर भरना है, तो 10 लीटर को भरने में लगाएगा 150 इंटू 10 सेकेंड। तो बेटा 10 लीटर को भरने में लगा देगा 1500 सेकेंड। और अगर मुझे इसको मिनट पे कन्वर्ट करना होगा तो सीधा सीधा हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, तो ये मिनट में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 6×2 = 12, 6×5 = 30। तो 10 लीटर को भरने में 25 मिनट लगाएगा। आपसे यही पूछ रहा था, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द बकेट, कितना टाइम लगाएगा बकेट को भरने में। ठीक है, तो जो रिमेनिंग था वो कितना था बेटा, 10 लीटर को भरने में 25 मिनट लगाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हमको करना था। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ।
फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द बकेट, कितना टाइम लगेगा बकेट को भरने में। ठीक है, तो बेटा देखिए ये 10 लीटर भरने में 25 लगा ना, तो 5 मिनट तक वो 5 लीटर भरा, टोटल 15 आ सकता है, तो इट विल बी 30 मिनट, है ना। 25 + 5 टोटल तो 15 लीटर की बकेट हुई। ठीक है, तो जब लीक आने के बाद मतलब कि जो लीकेज हो रहा है उसके बाद उसको मतलब कितना 25 मिनट लगेगा, और टोटल टाइम हम बोलेंगे तो वो 30 मिनट में हमारी बकेट पूरी फिल हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होना चाहिए था, ये आपको आंसर अपना करना चाहिए था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 24 भी बेटा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 है कुछ इस तरीके से। अजय डोनेटेड, क्वेश्चन है कि अजय डोनेटेड 1/10 ऑफ हिज मनी टू अ स्कूल। क्लियर है। 1/6 ऑफ रिमेनिंग टू अ चर्च एंड द रिमेनिंग मनी ही डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन हिज 2 चिल्ड्रन। ये जो लाइन है ना, रिमेनिंग मनी ही डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन हिज 2 चिल्ड्रन। जिसको ये समझ में आ जाएगा वो इस क्वेश्चन को डील कर सकता था। है कुछ नहीं क्वेश्चन पे, मान लीजिए अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपके पास 100 रुपीज है, और 100 रुपीज में आपने 20 रुपीज के पेन परचेज कर लिए, तो आपके पास जो बचा हुआ था रिमेनिंग अमाउंट वो तो 80 था। आपने रिमेनिंग कैसे निकाला भाई, 100 में से 20, 100 - 20 का तो 80 बचा ना। अब इस रिमेनिंग अमाउंट से आपने 30 रुपीज का कुछ परचेज किया, और जो बचे हुए पैसे थे भाई 30 रुपीज का कुछ परचेज किया, तो बचे हुए पैसे कितने थे, 80 - 30 किया आपने, तभी तो बचे हुए पैसे आए, वो 50 रुपीज थे। इस बचे हुए पैसे को आपने दो लोगों पे इक्वली बांट दिया, मतलब 25 तो आपने पता क्या किया, आपने 50 को 2 से डिवाइड किया बेटा। रिमेनिंग जो ये अमाउंट था ना, इस रिमेनिंग अमाउंट को आपने 2 से डिवाइड किया, तभी आपने 25 बांटा। अब वो कह रहा है कि अगर हर एक को 7500 मिले, मतलब हर एक को 75,000 अगर मिले, तो बताइए उसके पास कितने पैसे रहे होंगे। ये तो हमने जनरल केस लिया। अब आप सोचिए एक बात, मैं जनरल केस ले रहा हूँ, ये तो मैंने 100 ऐसे ही ले लिया एग्जाम्पल पे, मैं जनरल केस लेता हूँ। लेट द मनी डज अजय हैव। अजय के पास मान लीजिए X रुपीज थे, इनिशियली X रुपीज थे, तो उसने कितने रुपए अजय डोनेटेड इतना टू अ स्कूल, डोनेटेड मनी टू स्कूल। स्कूल में कितने रुपए डोनेट कर दिए, 1/10 ऑफ हिज मनी, अपने मनी का, ऑफ हिज मनी मतलब कितना था उसके पास X, तो इसका मतलब उसने X/10 रुपीज स्कूल में दे दिए। रिमेनिंग, मुझे एक बात बताओ ध्यान से सुनिएगा, आपके पास X रुपीज थे, X में से आपने X/10 स्कूल में दे दिए, कितने बचे भाई, इसमें से भाई ये जब 20 था तो 100 - 20 किया था ना, तो X - X/10 तो करेंगे, यही तो रिमेनिंग आएगा, 9X/10। तो रिमेनिंग अमाउंट या फिर मनी, रिमेनिंग मनी कितना होगा, X - X/10 इज इक्वल टू 9X/10 रुपीज। क्लियर है, फाइन। रिमेनिंग से उसने चर्च में दिया 1/6 ऑफ द रिमेनिंग, तो मनी डोनेटेड टू चर्च, चर्च में 1/6 से दिया किसका, ऑफ रिमेनिंग का, रिमेनिंग कितना है 9X/10, भाई रिमेनिंग यही तो है 9X/10। सो 3 3 3 2 6, 3 3 9, तो बेटा ये आ गया 3X/10 रुपीज। क्लियर है, चर्च में। अब इतना चर्च में दिया, इससे भी तो कुछ बचा होगा, तो रिमेनिंग मनी, आप यहां देखिए बेटा, इसमें से उस अजय ने क्या किया, इसमें से उसने इसका 1/6 दिया, कितना 3X/10, तो कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इतना ही तो बचेगा यहाँ पर। तो देखिए ना, यहां से आपने यही तो किया माइनस करके, तो 9X/10 माइनस 3X/10, यही तो रिमेनिंग मनी होगा। कितना हो जाएगा सीधा सीधा, यहाँ पर 20 सी,
सॉरी सॉरी बेटा, 3x/20 आना चाहिए एग्जैक्टली यहाँ पर 20 आएगा, 3x अपॉन, क्योंकि 10 2 जा 20 होगा, 3 2 जा 6 किया था ना, तो यहाँ पर एलसीएम में आएगा 20, तो ये हो जाएगा 18x माइनस 3x, इट विल बी हाउ मच, 15x अपॉन 20 एंड दिस विल बी 5 3 जा 5 4 जा 3x अपॉन 4। अब जो ये अमाउंट था, देखो जो ये अमाउंट था इसका डिवाइडेड बाय 2 किया, क्योंकि 2 चिल्ड्रन में बांटा, तो रिमेनिंग अमाउंट का डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग अमाउंट को डिवाइडेड बाय 2, ध्यान से सुनिएगा बेटा, रिमेनिंग जो था उसको क्या किया, 2 बच्चों में बांटा इक्वली, तो कहने का मतलब रिमेनिंग को 2 इक्वल बच्चों में बांटेगा तो डिवाइडेड बाय 2 करेगा। भाई अगर मुझे 100 रुपए 2 बच्चों में बांटने हैं तो मैं सीधी सीधी बात है ना, इसका डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो इट विल बी 3x अपॉन 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं मैं इसको। या आप यूं समझो कि मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे किया कि भाई रिमेनिंग मनी को मैंने 3x/4 इस पूरे मनी को डिवाइडेड बाय 2 किया, और हर किसी को कितना मिला, हर दोनों कितना मिला, 75,000, ठीक है। तो 3x अपॉन 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 3x इज इक्वल टू 75,000 इंटू 8, x इज इक्वल टू 75,000 इंटू 8 अपॉन 3, 3 2 जा 3 5 जा बेटा 25 8 जा, ये हो जाएगा आपके पास 2 लाख। कहने का मतलब उसके पास इनिशियली अजय के पास कितने रुपए रहे होंगे, 2 लाख रुपीस रहे होंगे। क्लियर है, क्लियर है, फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन है 26। 26 question is this. Question number 26 is this. Om started a business by investing rupees 2,50,000 during the first 3 successive years. He earned a profit of, भाई इतने रुपए से स्टार्ट किया, during the first 3 successive years he earned a profit of 5%, 10% and 12% per annum. If each year the profit was added on the capital at the end of previous year, मतलब पहले वाले का जो कैपिटल था उसमें ऐड करना है हर साल का प्रॉफिट। कैलकुलेट हिज टोटल प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद उसका टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बेटा सीधा सीधी बात है कि प्रिंसिपल जो है वो 2,50,000 है। क्लियर है, प्रिंसिपल कितना है, 2,50,000। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल है 2,50,000। क्लियर, रेट दे रखा आपको फर्स्ट ईयर का 5%, फर्स्ट ईयर का, ठीक है। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 5%। तो मुझे बताइए अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 की पावर। बेटा फर्स्ट ईयर की बात है तो 1 होगी केवल, मतलब सीधी सीधी बात है ना कि वो हर साल की बात कर रहा है। क्लियर है, या आप अगर यूं भी कहोगे सीधी सीधी कि प्रॉफिट जो है ना, कि आप अगर अमाउंट ना बोलो आप प्रॉफिट बोलो। उसने बोला ना कि द प्रॉफिट वाज एडेड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर उसको लेंदी पड़ेगा हमको, तो हम अमाउंट निकालेंगे इज इक्वल टू पी कितना है, 1 प्लस 5/100, 5 1 जा 5 2 जा, तो बेटा अमाउंट आ जाएगा हमारे पास
21 अपॉन दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 5 जा, तो अमाउंट आएगा हमारे पास 262500। ये अमाउंट है फर्स्ट ईयर का इंक्लूडिंग द प्रॉफिट। क्लियर है? तो इसमें सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आना है, तो इसका मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, देखिए क्या होगा, 262500 इंटू 1 प्लस, बेटा सेकेंड ईयर के लिए प्रॉफिट है 10%। क्लियर? तो 262500 इंटू 11/10, इससे कैंसिल होगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 288750 रुपीज। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना होगा, 288750 इंटू, ऑब्वियसली बात है कि देखिए 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रखा है थर्ड ईयर के लिए, कितना है भाई, 12% है। तो आप इसको सीधा इस तरीके से लिखोगे, 288750 इंटू 112 अपॉन 100, इससे कैंसिल होगा ये। जो बेटा इसमें आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 323400। क्लियर है? सो दिस इज अमाउंट विच यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ 3 ईयर। फाइन। सो आप टोटल प्रॉफिट देखिए, आपको कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट थर्ड ईयर तक कितना अमाउंट मिलेगा, ये रहा वो, बट आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट, ये तो अमाउंट है। तो टोटल प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, वो तो हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा 25000। भाई इसमें हो रहा था ना प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट होगा 73400 रुपीज का। तो टोटल प्रॉफिट जो अर्न होगा वो होगा इतने का। इज इट क्लियर? फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। इफ 7 men working 6 hours a day take 12 days to complete a task, then how many days will 3 men working 8 hours a day to do the same task? According to chain rule, m1 d1 upon w1 is equal to m2 d2 upon w2 is equal to m3 d3 upon w3. Now see, if 7 men, men की जगह में 7, वर्किंग 6 hours a day, एक दिन में 6 आवर काम करते हैं, और कितने दिन काम किया बेटा, 12 days is equal to complete a task, then how many days, कितने दिन will 3 men working 8 hours a day, कितने दिन, let the days be x, तो ये x ले लीजिए, तो x हो जाएगा आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 8, तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, बेटा x इज इक्वल टू 21 डेज। तो हम लिखेंगे therefore 3 men working 8 hours a day can complete the work in 20, can complete the work in 21 days. Is it clear? इस तरीके से ये हमको करना था। ऑलराइट, now moving to the next question. Question number 28. Question number 28. Question number 28 में बेटा we need to make a pie chart. Alright. In question number 28, we need to make a pie chart, and into the pie chart, some data is given to you. This is a data which is given to you. Draw a pie chart of the data given below, the time spent by a child during a day. This. ये दे रखा है आपको, क्लियर है? तो we know very well that पाई चार्ट बनाने के लिए हमको सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए।
तो सेंट्रल एंगल फॉर अ कंपोनेंट is equal to value of the component division with total value या sum of all value of the component into 360 degree. ये होता है इसका फॉर्मूला. ऑलराइट, सो इसी में मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ. यहीं पे देखिए स्लीप का 8 आवर्स है, तो सेंट्रल एंगल जो होगा ना बेटा, सेंट्रल एंगल क्या आएगा, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला ये है. तो सेंट्रल एंगल पहले वाले के लिए कितना होगा, ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट. अच्छा मुझे बताइए कि टोटल आवर्स, भाई ये आर के बारे में दे रखा ना, ड्यूरिंग अ डे टोटल आवर कितने होते हैं, 24 आवर होते हैं एक दिन में, तो टोटल वैल्यू तो 24 होगी. तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि सेंट्रल एंगल फॉर स्लीप के लिए सेंट्रल एंगल जो होगा वो होगा वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट कितना है 8 अपॉन टोटल कितना है 24 इंटू कितना 360 डिग्री. तो ये हो जाएगा कितना बेटा 8 3 जा 24 3 1 जा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री. सेकंड के लिए सेंट्रल एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा इसके लिए 6 अपॉन, भाई वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट 6 है, ये रही 6 अपॉन 24 इंटू 360 डिग्री. तो 6 4 जा 4 9 जा 36, इट विल बी 90 डिग्री. Central angle for this is equal to 4 by 24 into 360 degree, and that will be equal to how much, 4 6 are 24, 6 6 are 36, it will be 60 degree. Then this central angle is equal to 4 by 24 into 360, ये भी same आएगा 60 degree. Similarly this central angle is equal to 2 अपॉन 24 इंटू 360 डिग्री, और ये हो जाएगा 12 3 जा 36, बेटा ये आ जाएगा 30 डिग्री. आप इनको ऐड भी कर सकते हो, 6 2 जा 12, 12 प्लस 30 विल बी 150, 150 प्लस 120 विल बी हाउ मच, 270 प्लस 90 विल बी 360. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारी करेक्ट डेटा आ चुका है. अब हमको बहुत इजीली क्या करना है बेटा, हमको बनाना है पाई चार्ट. पाई चार्ट कैसे बनेगा, सेंट्रल एंगल आपको याद रखने हैं, ये सारी वैल्यूज क्लियर है. मैंने क्या बोला, स्लीप के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल अगर बनाऊं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि स्लीप के लिए 120 डिग्री का है, स्कूल के लिए 90 डिग्री का है, होमवर्क के लिए 60 डिग्री का है, प्ले के लिए 60 डिग्री का, अदर्स के लिए 30 डिग्री का है. नाउ वी आर मेकिंग द पाई चार्ट ऑफ इट. नाउ जस्ट सी, देखिए हम बेटा पाई चार्ट बनाते हैं, और पाई चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा. तो सबसे पहले हमको बनाना है स्कूल का, है ना. सबसे पहले हमको बनाना है स्लीप का, कितना डिग्री 120 डिग्री, बेटा 90 डिग्री ये होता है, हम 120 इस तरीके से बना देंगे. देखो 90 डिग्री बिल्कुल ये होगा इस तरीके से, तो 120 थोड़ा सा 30 डिग्री इधर, ये होगा 120 डिग्री. क्लियर हुआ, तो ये बना आपका, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दिस इज 120 डिग्री. ये है किसका, स्लीप का. अब इस बात को आप हमेशा ध्यान रखोगे, जो हम सेकंड, बेटा जब यहाँ पे डी रखोगे तो इस पॉइंट पे डी रखना पड़ेगा, यहां से आपको मेजर करना है कितना 90 डिग्री. मैं पहले यहाँ एंगल लिख देता हूँ, आप लोग भूल चुके होंगे एंगल, आई नो दिस वेरी वेल. बेटा स्लीप के लिए एंगल आया था 120 डिग्री, स्कूल के लिए आया था 90 डिग्री, होमवर्क के लिए आया था 60 डिग्री, और ये आया था कितना 30 डिग्री, है ना. तो अब देखिए आप, ये मुझे बनाना है 30 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल स्कूल के लिए. तो बेटा यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से डी मेजर होगा, यहाँ पे डी रखोगे, डी का सेंटर पॉइंट 90 डिग्री कुछ ये आ रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से 90 डिग्री होगा यहाँ पर. क्लियर है, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया. किसका है ये है बेटा स्कूल का. अब देखिए नेक्स्ट,
हमको बनाना है फिर किसका, होमवर्क का 60 डिग्री। तो यहाँ पे डी रखना पड़ेगा, यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री आएगा कुछ इस तरीके से, ये होगा 60 डिग्री यहाँ पर। ऑलराइट, तो ये क्या होगा, दिस इज 60 डिग्री होमवर्क का। क्लियर है? नाउ जस्ट सी अगेन 60 डिग्री फॉर प्ले, तो दिस विल गोइंग टू बी 60 डिग्री फॉर प्ले, ये हो जाएगा 60 डिग्री फॉर प्ले, ये हो जाएगा 60 डिग्री फॉर प्ले। तो थोड़ा सा और आगे बना लीजिए, 60 डिग्री फॉर प्ले, ये जो बचा दिस इज 30 डिग्री फॉर अदर्स। इस तरीके से हमको पाई चार्ट बनाना था बेटा, किसका, क्वेश्चन नंबर 28 का। क्लियर है? फाइन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29 is this. In question number 29, two pipe A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. Both the pipes are open together after how much time? देखिए, B should be closed. कितनी देर बाद? Both the pipe are open together after how much time? B should be closed so that the tank is full in 9 minutes. भाई ये टैंक थे, जब यहाँ पे दोनों काम करते हैं A प्लस बी, पूरा टैंक 9 मिनट में फिल होता है, टोटल पूरा टैंक। उसने बोला आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड बी क्लोज, बी कितनी देर के बाद बंद किया जाए, सो दैट टैंक विल बी फिल इन, सो दैट टैंक इज फुल इन 9 मिनट। तो इसका मतलब ए रहा होगा। अब एक बात सोचिए बेटा, ए यहाँ पर भी था, ए यहाँ पर भी था, ए शुरू से एंड तक ए पाइप ने पूरा काम किया, ये बात ध्यान रखना। तो ध्यान से सुनिएगा, पाइप ए 1 मिनट वर्क। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन दिस, सो पाइप ए 1 मिनट वर्क कितना होगा, 1/24। पाइप बी 1 मिनट, बेटा दोनों फिलिंग टैंक, दोनों फिलिंग पाइप है तो दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे, 1/32। क्लियर है? हमने ये एज्यूम किया, लेट बी इज क्लोज्ड। बेटा बी जो बंद किया गया, मान लीजिए एक्स टाइम के बाद बंद किया गया, एक्स मिनट के बाद या फिर एक्स टाइम के बाद, तो लेट बी इज क्लोज्ड, बी क्लोज हुआ आफ्टर एक्स मिनट। सॉरी, बी जो क्लोज होता है वो होता है आफ्टर एक्स मिनट, एक्स मिनट के बाद बी क्लोज होता है। ठीक है, सो एक बार बताओ, टोटल ये 9 मिनट है, एक्स मिनट के बाद तो बेटा ये टाइम तो 9 माइनस एक्स बचेगा, हाँ या ना, बिल्कुल बचना चाहिए भाई, टोटल 9 मिनट है, एक्स मिनट बाद बी बंद हो जाता है, तो ये जो रिमेनिंग होगा ये 9 माइनस एक्स ही तो होगा। सो एक बार बताइए, सो पार्ट फिल्ड बाय ए, पार्ट फिल्ड भाई, 1 मिनट में अगर ए 1/24 भरता है तो 9 माइनस एक्स मिनट में कितना भरेगा, पार्ट फिल्ड बाय ए इन 9 माइनस एक्स मिनट कितना होगा, इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स इंटू 1/24। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, 1 मिनट पे 1/24 भरता है पाइप ए, तो पाइप ए 9 माइनस एक्स मिनट में कितना भरेगा, 9 माइनस एक्स मिनट में, भाई एक्स मिनट बाद बी बंद हुआ, तो 9 माइनस एक्स मिनट कितना भरेगा ए, 1/24, यही तो होगा। आप इसको ये भी लिख सकते हो 9 माइनस x/24। मुझे बता, ए प्लस बी दोनों ने काम किया, तो ए प्लस बी का 1 मिनट का वर्क बताओ पहले कितना आएगा, शाबाश। ये आएगा कितना, ये आएगा बेटा, इट शुड बी इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/32 इज इक्वल टू कितना, और
ये दोनों x मिनट तक थे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे x से। क्योंकि x से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो x मिनट बाद b बंद हुआ, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इन दोनों का सम, देखिए इन दोनों का सम कितना, 9 मिनट के इक्वल है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी ने कितना काम किया बेटा, देखो 1/24 प्लस 1/32x प्लस 9 - x/24। ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क तो 1 होगा, 1 टोटल वर्क 1 होगा। ठीक है, टोटल वर्क बेटा 1, फ्रैक्शन पे चीजें दी जाती है तो टोटल वर्क को 1 ले, भाई इतना काम कर रहे हैं, वो फ्रैक्शनल पार्ट है तो टोटल वैल्यू 1 होगी। जैसे परसेंट दिया जाएगा 5% किसी चीज की वैल्यू है, टोटल परसेंट कितने मानते हैं, 100, वैसे ही ये होता है। ठीक है, वर्क हमेशा टोटल वर्क 1 माना जाता है। तो बेटा इसमें एलसीएम लेंगे 96, ये हो जाएगा कितना 4x प्लस 3x, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब अगर आपको उसमें डाउट हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप यहाँ 4 लिखिए प्लस 3 ब्रैकेट में x लिखिए प्लस 9 - x/24 इज इक्वल टू 1, फिर 7x/96 प्लस 9 - x/24 इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 96 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4 9 - x, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 36, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं, माइनस का 4x अपॉन 96 इक्वल टू 1/1 विच इज गिवन बाय 7 - 4 कितना होगा बेटा 3x प्लस 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ऐसे ही रहने वाला है। तो 3x इज इक्वल टू 96 माइनस 36 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 20 मिनट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 20 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, b को बंद करेंगे, सो दैट द टैंक फुल इन 9 मिनट। ठीक है, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे पेन से, देयरफॉर b मस्ट बी क्लोज्ड आफ्टर 20 मिनट्स। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को डील करना था। ये रहा हमारा मेथड टू डील दिस क्वेश्चन, लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा बहुत ट्रिकी था, ज्यादा तो नहीं था, बट लिटिल बिट ट्रिकी। ओके, सो इस तरीके से इसको क्वेश्चन करना था। इसका आंसर कितना होगा बेटा 20 मिनट। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन भी बेटा देखो इजी भी है टफ भी है। इजी उनके लिए है जिसने पहले इस तरीके का क्वेश्चन किया होगा, और टफ उनके लिए है जिसने पहले ये क्वेश्चन कभी इस तरीके का देखा भी नहीं होगा। ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन टफ होगा, अदरवाइज जिसने ऐसा क्वेश्चन किया होगा उसके लिए इजी होगा। कैसे होगा देखिए, आपको बोला गया कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। हाउ, क्यों है ये इंपॉर्टेंट, उसने कंडीशन बोला कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब अगर है इफ बोल दिया ना कि अगर है तो इसकी वैल्यू बताइए। बेटा आप क्या करोगे इसमें, आप हिट एंड ट्रायल मेथड पुट कीजिए। आप क्या कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड पुट कीजिए। कहने का मतलब क्या होगा, देखो हिट एंड ट्रायल बोलने का मतलब क्या, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, पूरे जो नीचे पार्ट दे रखा। मान लो पहला केस में कह रहा हूँ, केस 1, मैंने क्या बोला, इफ a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 हुई, तो भाई इन तीनों का सम 0 ही आएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। भाई अगर मैं a b c को 0 पुट कर दूं तो आंसर 0 ही तो आएगा। पुट करते हैं क्वेश्चन पे जो आपसे पूछा गया। तो a की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस एक्स की पावर माइनस 0 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 0 प्लस माइनस 0 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 0 प्लस 1। क्लियर है, मतलब एबीसी जहां जहां पर था वहां पे 0 पुट कर दिया। एनीथिंग या एनी नंबर की पावर 0 इज ऑलवेज 1, या फिर किसी की भी पावर, एनी नंबर मतलब कुछ भी, एक्सक्लूडिंग जीरो, एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर जितने भी है बेटा 1 2 3 4 5 6, उसकी पावर 0 इज ऑलवेज गिविंग यू रिजल्ट 1। सो एक्स की पावर 0 जो है वो भी 1 होगा,
तो 1/1 प्लस एक्स की पावर -0 को क्या लिखेंगे भाई, एक्स की पावर -0 को लिखेंगे 1/x की पावर 0, 1/1 विल बी 1। तो ये 1 + 1 प्लस 1 + 1 + 1 प्लस 1 + 1 + 1। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3/3, है ना। तो ये 3 है, ये 3 कैंसिल हुआ, 1/1 विल बी हाउ मच, 1। तो इसका आंसर आ गया 1। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। अब एक बच्चा बोला सर आपको कैसे पता कि ए बी सी की वैल्यू 0 ही थी, वो तो कुछ और भी हो सकती है। बट बेटा आपको ए बी सी की वैल्यू ऐसे लेनी है कि उसका आंसर इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे ना वैल्यूज को, तो वो 0 आ जाए। तो जिन बच्चों को डाउट है कि सर वो वैल्यू कुछ और भी तो हो सकती है, उनके लिए मैं दूसरा केस ले रहा हूँ। और वो क्या केस है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप बहुत सारी वैल्यूज खुद से ले सकते हो। ये समझ में आ गया होगा, आई होप। मैं दूसरी वैल्यू ले रहा हूँ, केस 2। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केस 2, भाई a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, लिखा है यहाँ पर। मैं ले रहा हूँ a = 1, b = 2, c = -3। बेटा मुझे लेना पड़ेगा ऐसे, क्यों? क्योंकि a की जगह मैं 1 पुट करूंगा, b की जगह 2, इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। अब मैं c को +3 नहीं ले सकता, अगर 3 ले लूंगा तो 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा, तो -3। तो ये हो जाएगा 0, 3 - 3 विल बी 0। ठीक है, तो कहने का मतलब a = 1 है, b = 2, c = -3। और ऐसी आप इनफाइनाइट वैल्यू ले लो, कितनी भी ले लो, कुछ भी ले लो, एबीसी की कुछ भी वैल्यू, आंसर तो 1 ही आना है इसका। यहाँ से मैं प्रूफ करा रहा हूँ दूसरे केस से। आप बोलोगे सर पहला केस तो हो सकता है वो, बट दूसरे में प्रूफ करके दिखाओ ना। उसी क्या बोला था आपको, 1/x की पावर 0 मतलब 1। x की पावर बेटा a है ना, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू 2 है तो -2 है, मतलब -b है, तो इसकी जगह -2 + 1 + 1 बेटा। अब b की देखो, x की पावर प्लस b है, x की पावर प्लस b मतलब 2। देखो x की पावर माइनस तो ऐसे रहेगा, c की वैल्यू -3 है, -3 विल बी +3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की पावर +3 + 1 + 1/x की पावर c। x की पावर c कितना होगा, x की पावर c बेटा, c की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 + x की पावर माइनस है, a की वैल्यू 1 है, इट विल बी -1 + 1। क्लियर हुआ, इक्वल्स टू, ध्यान से सुनियो, 1/ बेटा x की पावर 1 ऐसी रहा, प्लस 1/x की पावर -2 जो होता है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट है या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये इस तरीके से हो जाता है, +1 प्लस 1/x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 + 1 प्लस 1/x की पावर 3। बेटा -3 है तो कितना हो जाएगा, 1/x की पावर 3 प्लस 1/x + 1। क्लियर है, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ इसका, x², तो ये हो जाएगा x की पावर 3 + 1 + x²। ठीक है, यहाँ मैंने एलसीएम लिया, x² प्लस 1/x की पावर 3 + x की पावर 2 + 1। मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, यहाँ पर भी मैंने एलसीएम लिया, x की पावर 3, तो यहाँ आएगा, यहाँ पे बेटा कितना आएगा, 1, यहाँ पे आएगा 1 प्लस x की पावर 2 + x की पावर 3। एलसीएम लेना तो शायद आता ही होगा, विच इम्प्लाइज दैट ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर जाएगा तो बचेगा x² / 1 + x² + x की पावर 3 प्लस, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + x² + x की पावर 3 प्लस, ये ऊपर जाएगा x की पावर 3/1 + x² + x की पावर 3। तो हमारे पास, अब देखो मैं पूरे का एलसीएम ले रहा हूँ, इस वाले का एलसीएम क्या आएगा, 1 + x की पावर 2 + x की पावर 3। ये एलसीएम आ गया, तो ये एलसीएम है, तो ये आप ऊपर क्या बचेगा, x² + 1 + x की पावर 3। अगर आप देख रहे हो, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, तो बेटा जो हमारा आंसर आने वाला है वो सेम ही होगा, 1 + x² + x की पावर 3/1 + x² + x की पावर 3।
कैंसिल करेंगे 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, इसका आंसर 1 ही आने वाला है। आप एबीसी की वैल्यू इस तरीके से लेनी पड़ेगी कि इन तीनों की वैल्यू का एडिशन जो है वो 0 आ जाए। आप कुछ भी लीजिए, इसका आंसर 1 आएगा। वैसे सबसे सिंपलेस्ट होता है जो मैंने केस 1 में बताया, आप a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? सो इस वीडियो पे इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना था बेटा। सो इस वीडियो पे इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो हमने डिटेल डिस्कशन किया पेपर के बारे में। तो इस वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 था। ये सारे क्वेश्चन जो थे इस वीडियो पे ये 10 मार्क्स के थे, जो कि RIMC का दिसंबर 2021 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था। सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे बेटे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ थे, कुछ इजी थे, कुछ बहुत ही इजी थे, ठीक है। तो RIMC की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो यू विल हैव टू अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बेटा, ऑलराइट। सो इससे पहले की जो हमारी वीडियोस है वो भी हमारे चैनल पे है। इस पेपर में क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 एक वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 दूसरी वीडियो है, थर्ड वीडियो इज दिस क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। हमने डिटेल सॉल्यूशन दिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑफ दैट डाउट। जो भी आपको डाउट होगा मैं उसकी कोशिश करूंगा नई वीडियो बनाऊं और उस पर आपका डाउट को क्लियर कर पाऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल। हम आपको और आगे और अच्छी अच्छी वीडियो और आपके बहुत सारे जो क्वेरीज होगी उससे रिलेटेड हम उसको सॉल्व करवाएंगे, या फिर आपके डाउट डिस्कशन होगा, जो भी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। स्टे ट्यून्ड विद अस। हम आगे और फर्दर वीडियोस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लेके आएंगे इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड like my channel. Thank you so much.